तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एक इंडक्टर L जुड़ा हो, कोई प्रेरक है जिसका प्रेरकत्व L है वो जुड़ा हुआ हो, तो वोल्टेज और करंट में क्या स्थिति होगी। तो हमारी हेडिंग होगी जब परिपथ में प्रेरक कोई कुंडली है, प्रेरक एक कुंडली के रूप में बनाया जाता है, प्रेरक L जुड़ी हुई हो, कुंडली L जुड़ी हुई हो, तो क्या स्थिति होगा। तो हम ये देख लें कि हमारे पास ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स है और ये जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज जो उत्पन्न हो रहा है ये V=V0 sin ओमेगा t, और इसको कोई हमारे पास कुंडली है जिसका प्रेरकत्व L है, इसके सिरों के बीच में ले जा करके ये कनेक्शन कर दिया जा रहा है, ये जोड़ दिया जा रहा है। तो जो वोल्टेज यहाँ से हम अप्लाई कर रहे हैं, जो आरोपित वोल्टेज है इस सर्किट में, जो आरोपित वोल्टेज है वो आरोपित वोल्टेज हमारा है V=V0 sin ओमेगा t, ये इतना अप्लाइड हो रहा है। अब जब ये अप्लाइड होगा तो ये चूंकि अल्टरनेटिंग में है इसलिए ये कुंडली में जब जाएगा इसमें तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज आएगा, तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज आएगा तो यहाँ फ्लक्स कटेंगी, फ्लक्स जो होंगी चेंज होंगी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के आधार पर इसमें EMF इंड्यूस्ड हो जाएगा, और EMF इंड्यूस्ड हो जाएगा तो इसमें करंट फ्लो करेगी। अभी तक यहाँ पर यह कुछ नहीं क्लियर हो रहा है कि कोई धारा जो पैदा होगी वो धारा के प्रवाह में कोई प्रतिरोध काम करेगा कि नहीं करेगा, अभी तक इसमें कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है। आगे अगर इसके द्वारा धारा के प्रवाह में, धारा के फ्लो होने में, करंट के फ्लो होने में अगर रेजिस्टेंस काम करेगा तो रेजिस्टेंस निकल करके आएगा। तो इसमें हम देखें फैराडे का रूल लगाएं, तो फैराडे के अकॉर्डिंग चलें तो इस कुंडली में जो वैद्युत वाहक बल प्रेरित होगा ये होगा L di/dt। ये किसी टाइम dt, स्मॉल टाइम dt पर इसमें करंट में जो चेंजिंग हो di हो तो इसका जो EMF हो जाएगा, इसका जो वोल्टेज हो जाएगा वो हो जाएगा L di/dt, और ये L di/dt किस में होगा, माइनस में होगा। माइनस साइन यही इंडिकेट करेगा कि जिस चेंजिंग की वजह से वो क्रिएट होगा उसी चेंजिंग को क्या करेगा, अपोज करेगा। तो अब यहाँ पर हम और अप्लाइड हमारे पास जो हो रहा है V=V0 sin ओमेगा t हो रहा है। अब और इसके सिरों के बीच में जो क्रिएट हो रहा है, जो सिरों के बीच में जो ये वैद्युत वाहक बल प्रेरित हो रहा है, और इतना इसका जहाँ L ये कुंडली का प्रेरकत्व है तो -L di/dt है। तो अब यहाँ पर हम किरचॉफ का रूल लगाएं, तो किरचॉफ के रूल लगाएंगे तो पूरी सर्किट में जितने हमारे पास वोल्टेज हैं, दैट इज EMF हैं, जितने वोल्टेज हैं सब वोल्टेज को लेकर उसका साइन कन्वेंशन के साथ लेते हुए जोड़ करके हम जीरो कर दें। तो इसमें ये अप्लाइड वोल्टेज जो हमारा है क्या है, V है, और जो यहाँ पर इनके सिरों के बीच में है ये -L di/dt है। तो हम यहाँ लिखें किरचॉफ के लूप के नियम से, लूप के नियम से, किरचॉफ के लूप के नियम से फ्रॉम किरचॉफ वोल्टेज लूप लॉ जो हमारा होता है तो उससे हमें मिल जाएगा ये V और ये प्लस -L di/dt प्लस -L di/dt बराबर 0, क्योंकि हम सभी किरचॉफ के वोल्टेज लूप लॉ में आपको ये बताया गया है कि हम सर्किट में एक जगह से चलेंगे और जितने हमारे पास वोल्टेज मिलेगा, EMF मिलेगा, उसको जोड़ते जाएंगे, अलजेब्राइक हम सम करते जाएंगे। अलजेब्राइक सम का मतलब जो भी चिन्ह जैसे उसको लेते जाएंगे। तो हम जब ये यहाँ चल रहे हैं तो ये अप्लाइड वोल्टेज हमारा V है और इसमें क्रिएटेड वोल्टेज कितना है, ये -L di/dt, तो दोनों को जोड़ेंगे और देखेंगे और कुछ नहीं मिल रहा है तो राइट हैंड साइड क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, ये खुल जाएगा तो हमें मिल जाएगा ये V -L di/dt = 0। इसको हम राइट साइड ले जाएंगे तो हमें ये मिलेगा V प्लस में L di/dt। फिर हम इसे लेफ्ट कर दें और इसको हम राइट कर दें तो हमें ये मिल जाएगा L di/dt = V, और V कितना है कि जो वोल्टेज हमने अप्लाई किया है ये अप्लाइड वोल्टेज है हमारा V, यही इतना वोल्टेज हमने क्या किया है, अप्लाई किया है।
तो v के स्थान पर हम यहाँ से क्या रखेंगे, v नॉट साइन ओमेगा t। तो v के जगह पर हम रखेंगे v नॉट साइन ओमेगा t। तो हमें ये मिल जाएगा यल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा t। ये मिल गया, हमें मिल जाएगा यल डी आई बाई डी टी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये v के जगह पर आप यहाँ से समीकरण नंबर 1 से रख दिए v नॉट साइन ओमेगा टी। एक्सप्रेशन आपका यहाँ तक पहुँच गया। अब इसके सहारे हम करंट कैलकुलेट करेंगे कि इसमें करंट कितनी मिलेगी। तो करंट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो करंट कैलकुलेट करने के लिए इसका हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो हमें फ्री हो जाएगा यल डी आई इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। क्लियर। अब यहां से डी को हम फ्री करें, डी फ्री करें तो यल का इसमें डिवाइडेशन हो जाएगा। तो ये हमें मिल जाएगा डी आई इज इक्वल टू ये वी नॉट अपान यल ये साइन ओमेगा टी डी टी। ये एक्सप्रेशन मिल गया। अब इस एक्सप्रेशन से अगर आई को चाहिए हमें आई टी, टाइम टी के साथ आई का वेरिएशन है, क्योंकि डी या डेल्टा जहां लगा हुआ है वही वेरिएबल है। तो डी आई यहाँ है, यहाँ डी टी है। तो हम दोनों साइड्स का इंटीग्रेशन कर दें। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, अगर दोनों साइड का हम इंटीग्रेशन कर दें तो हमें स्थिति आगे मिलेगी। तो यहाँ से एक बार फिर आप माइंड पर मेकअप कर लें कि क्या क्या स्थिति हुई है। अप्लाइड वोल्टेज V इक्वल टू वी जीरो साइन ओमेगा टी, और इसमें जो क्रिएटेड वोल्टेज है वो माइनस हाफ यल डी आई बाई डी टी है। किरचॉफ लूप्स लॉ हम लगाएंगे तो दोनों वोल्टेज को हम ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो हमारे पास मिल गया V प्लस, ये माइनस में मिल रहा है तो इसको हम माइनस में रखेंगे, ये बराबर 0। और फिर इसको ओपन करेंगे, माइनस हो जाएगा। और इस माइनस वाले क्वांटिटी को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो कहाँ आएंगे, प्लस हो गया। यहाँ से फिर हम इस पूरी क्वांटिटी को लेफ्ट और इसको हमने राइट कर दिया, बस इतना ही अंतर किया है। अब इस जो अप्लाइड वोल्टेज है, ये इक्वेशन नंबर 1 में हमने दिखाया है कि इतना वोल्टेज अप्लाई किया है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई किया गया है। तो ये V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, इसकी जगह पर आप रख देंगे ये V नॉट साइन ओमेगा टी। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जो कुछ स्थिति आएगी लास्ट में आपको मिल जाएगा डी आई इक्वल टू वी नॉट अपॉन यल साइन ओमेगा टी डी टी। अब हम इससे करंट को कैलकुलेट करेंगे, क्या करंट मिलेगी। तो करंट कैलकुलेट करने में हम एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कर देंगे, एक्सप्रेशन का हम समाकलन कर देंगे, एक्सप्रेशन का समाकलन करेंगे। तो इस एक्सप्रेशन को आप समाकलित करिए तो आगे लिखिए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का आप इंटीग्रेशन करेंगे इस एक्सप्रेशन का। तो यहाँ से अल्टरनेटिंग करंट जो भी वहाँ फ्लो हो रही है वो करंट आपको मिल जाएगी। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी नॉट अपॉन यल साइन ओमेगा टी डी टी। ये कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से कांस्टेंट क्या होगा, इंटीग्रेशन से ये बाहर होगा। और इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इज इक्वल टू वी नॉट के अपॉन यल इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी। क्लियर। यहाँ से इस बात को आप समझें, ये कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर होगा, वी नॉट अपॉन यल साइन ओमेगा टी डी टी। और डी आई का इंटीग्रेशन हल होगा तो आई फ्री हो जाएगा, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होगा तो माइनस ऑफ कास ओमेगा टी फ्री हो जाएगा, और माइनस ऑफ कास ओमेगा टी के बाद फिर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होगा तो 1 बाई ओमेगा, ओमेगा नीचे आ जाएगा। तो ये आपका इंटीग्रेशन जो हल होगा ये आगे बढ़ेगा और मिलेगा आई इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन यल, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ कास ओमेगा टी अपॉन ओमेगा।
तो फिर ये मिल जाएगा I इज इक्वल टू वी नॉट अपान एल, ये माइनस साइन यहाँ लग जाएगी, माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी और ये ओमेगा, तो हमारे पास ये मिल गया I इक्वल टू आई नॉट अपान ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी। क्लियर? तो कॉस ओमेगा टी को हम चेंज करेंगे, तो कॉस ओमेगा टी अगर चेंज हो जाएगा, या माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी हम यहाँ चेंज करें, माइनस यहीं रहने दें, तो हम ये लिख देंगे सिंस माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। आप ये जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो माइनस यहाँ लगा देंगे तो ये थीटा माइनस 90 हो जाएगा, तो ये माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ये स्थिति बनेगा। तो इसके स्थान पर हम आगे बढ़ाएंगे तो हमें मिल जाएगा करंट I इज इक्वल टू वी नॉट के अपान ओमेगा एल इंटू साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ये जो वैल्यू है ये हमारी पीक वैल्यू, जो हमारे पास करंट एक्सप्रेशन आता है, करंट एक्सप्रेशन हमारे पास इतना आता है, शुरू से ही आप देख रहे हैं, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये आई नॉट के स्थान पर इतना जो आई नॉट करंट एक्सप्रेशन में आता है, ये आई नॉट के स्थान पर दिख रहा है, तो हम इसको हम कंसिडर कर सकते हैं कि I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, क्योंकि ये कांस्टेंट है। आई नॉट जो होता है वो करंट की पीक वैल्यू होती है, उसका शिखर मान होता है आई नॉट, वो पीक वैल्यू होती है और फिक्स होती है, कांस्टेंट होता है। और यहाँ पर हमारे पास ये वी नॉट भी कांस्टेंट है, शिखर मान है, वोल्टेज का शिखर मान है, पीक वैल्यू है। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी जो होगी कॉइल की वो भी फिक्स होगी, और यल जो इंडक्टेंस होगा वो भी फिक्स होगा। तो ये सारी क्वांटिटी कांस्टेंट है, तो इस क्वांटिटी को हम करंट एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग अगर हम ले जाएं तो हम इसके जगह पर आई नॉट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तब हमें ये मिल जाएगा एक्सप्रेशन, ये I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो इसमें ये देख लिया हम लोगों ने कि जब अप्लाइड जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स से हमने वोल्टेज अप्लाई किया V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और इंडक्टर के सिरों के बीच में करंट के लिए जो यहाँ एक्सप्रेशन मिला, वो करंट का एक्सप्रेशन मिल गया I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अगर यहाँ पर साइन ओमेगा टी ही मिला होता तो हम कहते कि दोनों सेम फेज में है। यहाँ पर साइन ओमेगा टी ना मिल करके करंट एक्सप्रेशन में ओमेगा टी में से इतना माइनस हो रहा है। तो हमने आपको फेजर डायग्राम अग्रगामी और पश्चगामी की स्थिति बताने के लिए बताया था कि साइन के कोणांक में अगर यहाँ कोई क्वांटिटी प्लस हो रही है, इसका मतलब कि उतने फेज में वो अग्रगामी हो रहा है, और अगर यहाँ पर क्वांटिटी माइनस हो रही है, इसका मतलब कि वो क्वांटिटी उतने कोणांक में, उतने कला में, उतने फेज में पश्चगामी हो रही है। अगर माइनस हो रहा है तो पश्चगामी हो रही है। तो दोनों एक्सप्रेशन को देख करके आपको ये क्लियर होगा कि इंडक्टर के सिरों के बीच में जब हम ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स अप्लाई करेंगे तो वहां पर ये करंट जो होगी वोल्टेज से पाई बाई 2 फेज में पश्चगामी होगी, क्योंकि ये माइनस आ चुका है। साइन इसमें भी है, साइन इसमें भी है, पीक वैल्यू इसमें भी है, पीक वैल्यू इसमें भी है। खाली साइन के कोणांक में ओमेगा टी इसमें भी है, ओमेगा टी इसमें, लेकिन इस ओमेगा टी में साइन कोणांक में फर्क है। यहाँ पर ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 हो रहा है, यहाँ ओनली ओमेगा टी है। इसका मतलब कि अल्टरनेटिंग करंट जब वोल्टेज सोर्स हम अप्लाई करेंगे तो इंडक्टर के सिरों के बीच में जो करंट क्रिएट होगी, जो धारा पैदा होगी, वो वोल्टेज से पाई बाई 2 कला में पश्चगामी होगा। पाई बाई 2 कला में क्या होगा? पश्चगामी होगा। इस स्थिति को यहाँ से हम क्लियर कर सकते हैं। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन मिला, यहाँ करंट एक्सप्रेशन मिल गया। तो आगे अगर हम इसको बढ़ाना चाहते हैं
तो ये देखने को होगा। अब वोल्टेज एक्सप्रेशन, जो वोल्टेज अप्लाई हुआ था, हमारा वोल्टेज V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी का अप्लाई हुआ, और करंट जो हमें मिल गई वो I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5/2। इसका मतलब कि जब हम इंडक्टर के सिरों के बीच में अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स अप्लाई करेंगे तो इस कुंडली के, इस इंडक्टर के सिरों के बीच में जो करंट होगी वो करंट वोल्टेज से π/2 कला में पश्चगामी होगी। वोल्टेज से π/2 कला में क्या होगी? पश्चगामी होगी। तो अब जहां पर ये आई नॉट हम लोगों ने कंसिडर किया था, तो यह बात आपको क्लियर हो गई कि धारा आरोपित वोल्टेज से आरोपित वोल्टेज से π/2 कला में पश्चगामी। पश्च माने पीछे पीछे, गामी माने गमन करना, वो पीछे पीछे चलेगी, पश्चगामी होगी। धारा वोल्टेज से π/2 कला में पश्चगामी होगी, π/2 कला में पश्चगामी होगी। तो जो यहाँ पर हम लोगों ने अभी कंसिडर किया था, ये आई नॉट इज इक्वल टू ये वी नॉट अपान ओमेगा एल, ठीक है। तो हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट है रेजिस्टेंस का। हम शुरू में जब इसका कनेक्शन किए थे, उसी समय शुरू में कनेक्शन के आधार पर ही हमने शुरू में बताया था कि यहाँ अभी कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि करंट के सप्लाई होने में रेजिस्टेंस लगेगा कि नहीं लगेगा। उस समय जब कनेक्शन हम किए थे तो ये आपको चर्चा किए थे कि ये इसको सप्लाई, करंट जब सप्लाई होगी तो रेजिस्टेंस है कि नहीं है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन अब आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस दिखाई देगा। तो रेजिस्टेंस की स्थिति आएगी तो इसको हम अगर ये करें, इसको यहाँ कर दें और ये यहाँ कर दें, तो हमारे पास हो जाएगा ओमेगा एल इज इक्वल टू वी नॉट अपान आई नॉट। क्लियर? वी नॉट अपान आई नॉट। और हमारे पास रेजिस्टेंस के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, जब हम और चैप्टर को पढ़ते हैं देखते हैं, V इक्वल टू आई आर या V/I इक्वल टू आर। इसका तात्पर्य ये हुआ कि वोल्टेज अपान करंट जो है वो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस को ही रिप्रेजेंट करता है। जब हम सर्किट के लिए वोल्टेज अपान करंट को प्राप्त करेंगे तो वो वैल्यू हमें रेजिस्टेंस को ही देगी। तो ये पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अपान पीक वैल्यू ऑफ करंट है, और ये वोल्टेज अपान करंट का रेशियो के बाद जो ये एक्सप्रेशन मिल रहा है, इसका मतलब यही इतना एक्सप्रेशन वहाँ रेजिस्टेंस का काम कर रहा होगा। इतना एक्सप्रेशन जो ओमेगा एल है यहाँ पर यही रेजिस्टेंस का काम, और ये शुरू में नहीं दिखाई दे रहा था लेकिन अब एक्सप्रेशन के आधार पर निकल के आया है। इसलिए इस प्रतिरोध का नाम पड़ेगा प्रेरकीय प्रतिघात। प्रेरकीय प्रतिघात, इंडक्टिव रिएक्टेंस, प्रेरकी प्रतिघात। जो चीजें सामने से निकल के नहीं आती हैं, जो चीजें छिप करके दिखाई देती हैं, उसके लिए आपके पास वर्ड है प्रतिघात, घात लगा के चलता है। तो शुरू में जब हमने इसका कनेक्शन को जोड़ा था तो ये शुरू में चर्चाएं आई थी कि इसमें कोई रेजिस्टेंस काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं क्लियर हो रहा है। लेकिन अब यहाँ पर आपको ये क्लियर हो गया कि ये पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अपान पीक वैल्यू ऑफ करंट, वोल्टेज अपान करंट का जो रेशियो है कहीं ना कहीं वो रेजिस्टेंस की वैल्यू को देगा। इसका मतलब कि यही इतना ओमेगा एल का रेजिस्टेंस ये काम करेगा, और इस ओमेगा एल के रेजिस्टेंस को यहाँ पर हमारी परिपाटी है, हम लिखते हैं, इसको लिखते हैं एक्सियल से, इसको लिखते हैं एक्स एल, तो एक्सियल इक्वल टू ओमेगा एल, और इस एक्सियल इक्वल टू ओमेगा एल को कहते हैं प्रेरकीय प्रतिघात। जो इतना रुकावट उत्पन्न करेगा करंट में, इसको बोलेंगे प्रेरकीय प्रतिघात, इसको बोलते हैं प्रेरकीय प्रतिघात। इंडक्टिव रिएक्टेंस इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, प्रेरकीय
प्रतिघात, माने जब हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स को कॉइल कुंडली जिसका इंडक्टेंस यल है इसके सिरों के बीच में जोड़ेंगे तो दो बातें क्लियर हुई। एक तो करंट वोल्टेज से π/2 फेज में पश्चगामी होगी, दूसरा इसमें भी रुकावट उत्पन्न होगा, इसमें भी रेजिस्टेंस होगा, और वो रेजिस्टेंस कितना होगा, वो रेजिस्टेंस एक्सियल इज इक्वल टू ओमेगा एल होगा, जहां ओमेगा जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है अल्टरनेटिंग अप्लाइड वोल्टेज की, और यल जो है इसका इंडक्टेंस है जो इंडक्टर लगा हुआ है। तो अब हमको ये देखना है कि इसका फेजर डायग्राम क्या होगा। जो वोल्टेज और करंट में अग्रगामी और पश्चगामी की बात आई है, वोल्टेज आपका यही था V = V0 sin ओमेगा टी, और करंट इसके लिए आ गया I = I0 sin ओमेगा टी माइनस π/2। इसका मतलब करंट जो है वो वोल्टेज से π/2 फेज में पिछड़ती हुई चली जा रही है। तो हम लोग इसका देख रहे हैं कि फेजर डायग्राम की क्या स्थिति होती है। तो हम इसका फेजर डायग्राम देखें तो हमारे पास इसके लिए आ गया वोल्टेज, हमने अप्लाई किया V = V0 sin ओमेगा टी, और करंट आ गया, करंट I = I0 sin ओमेगा टी माइनस π/2। तो करंट π/2 फेज में पीछे पीछे चल रही है, करंट पिछड़ चुकी है। तो इसके लिए जब हम फेजर डायग्राम बनाएंगे तो फेजर डायग्राम के अंतर्गत ये हमारा प्लस है, ये माइनस की कर दें, और इसमें ये अपनी इच्छा से लाइन हम खींचेंगे, आर्बिट्ररी लाइन ड्रा करेंगे। और इस स्थिति में अगर हम यहाँ पर वोल्टेज को दिखाना चाहते हैं, ये अगर हम वोल्टेज को दिखा दिए V, तो इसको हम करंट को दिखा दें और ये वैल्यू π/2 की हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि हम ये इतना भी इसको दिखा लें तो हम ये कहेंगे कि वोल्टेज जो है करंट से π/2 फेज में आगे है या करंट वोल्टेज से π/2 फेज में पीछे है। वोल्टेज देखिए इस आर्बिट्ररी लाइन के ऊपर जो हम दिखाते हैं वो अग्रगामी को रिप्रेजेंट करता है, और आर्बिट्ररी लाइन के नीचे जो हम दिखाते हैं वो पश्चगामी की स्थिति को रिप्रेजेंट करता है। तो हम इसको ऐसे दिखा लें, I को हम यहाँ दिखा लें और वोल्टेज को यहाँ दिखा लें और ये π/2 का फेज बना दें, तो ये कहा जाएगा कि धारा से वोल्टेज π/2 फेज में अग्रगामी है। ठीक ना, धारा से वोल्टेज π/2 फेज में अग्रगामी है। या इसको दूसरे शब्दों में बोलें तो ये बोल सकते हैं कि हमारी जो धारा है वो वोल्टेज से π/2 फेज में पश्चगामी है। जो धारा हमारी है वो वोल्टेज से π/2 फेज में पश्चगामी है। ये स्थिति हमारा इसके कला आरेख का होगा, इसके फेजर डायग्राम का होगा। ये स्थिति इसकी दिखानी पड़ेगी और इसी एक्सप्रेशन के सहारे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो समरी निकल के आई उसमें हम लोगों ने देखा कि जब हम अपने अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स को इंडक्टर के सिरों के बीच में, कुंडली के सिरों के बीच में अगर हम जोड़ते हैं तो वहां पर कुंडली के सिरों के बीच में जो करंट सप्लाई होगी वो करंट वोल्टेज से π/2 फेज में पश्चगामी होगी। या दूसरी भाषा में बोलें तो बोलेंगे कि वोल्टेज करंट से π/2 फेज में अग्रगामी होगा। ये एक्सप्रेशन हमारा ये जाकर के ये फेजर डायग्राम को क्लियर किया। दैट्स ऑल।